नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम गुरुग्राम की खबर से, जहां पर दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ। यहां एक स्लीपर बस में भीषण आग लग गई। ये कल रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितनी जबरदस्त ये आग थी। पूरी की पूरी बस यहां पर जल गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ यात्री यहां पर घायल भी हुए हैं। इनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यूपी के हमीरपुर जा रही बस में भयानक ये आग लगी। छोटे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट के चलते बताया जा रहा है ये घटना घटी। 13 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। और अब बात करते हैं प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार कम होती हुई दिख नहीं रही और आज भी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार यानी कि खतरनाक श्रेणी में माना जा रहा है, बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा में AQI 450 के पार है, जबकि नोएडा में 400 के करीब है। दिल्ली और आसपास के कई शहर जो है इस वक्त देश के 10 सबसे प्रदूषित इलाकों में शुमार हो चुके हैं। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 8, RK पुरम, नेहरू नगर में AQI 450 के आसपास बना हुआ है। इधर दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए दूसरे शहरों से आने वाली ऐप बेस्ड टैक्सी पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब दिल्ली में रजिस्टर्ड कैब ही दिल्ली में चल सकेंगी। प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 13 से 20 नवंबर तक लागू होने वाले ऑड इवन के संबंध में चर्चा करने के लिए कल एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें फैसला लिया जाएगा कि ऑड इवन दिल्ली में लागू किया जाएगा या नहीं। ऑड इवन को लेकर के ऑब्जर्वेशन जो MS प्यूरी की तरफ से रखा गया था, उसको ऑर्डर में उन्होंने दिया है कि ऑड इवन को लेकर के अब तक स्टडीज क्या कहती हैं। तो अभी हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे पास 2 बड़ी स्टडीज हुई हैं ऑड इवन पे। एक तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और शिकागो विश्वविद्यालय ने ज्वाइंट स्टडी की थी ऑड इवन को लेकर के, और दूसरा जो है दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी DTU ने स्टडी की थी। तो इन दोनों की जो स्टडीज रिपोर्ट हैं वो भी हम अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको हम सबमिट करेंगे कि उनकी क्या रिपोर्ट्स है, उनकी जो स्टडीज हैं। और वहीं दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेन का सहारा लेने के बारे में सोचा जा रहा है। और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने IIT कानपुर की एक टीम के साथ बैठक बुलाई। इससे पहले भी एक बार 2018 में कृत्रिम बारिश की योजना बनाई गई थी। IIT कानपुर के प्रोफेसर्स ने तैयारी भी कर ली थी, लेकिन मौसम अनुकूल न होने की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। अब फिर ये संभावना बन रही है कि दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन की जाए, लेकिन अब सबके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये कृत्रिम बारिश होती कैसे है। आपको बता दें कि आसमान में सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव किया जाता है। एयरक्राफ्ट की मदद से ये छिड़काव किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड हवा और मौजूद बादलों के संपर्क में आता है और सिल्वर आयोडाइड बर्फ की तरह इसे कह सकते हैं होती है। ये पूरा नमी वाले बादलों में पानी की मात्रा फिर बढ़ती है और तेज गति से बादल बनने लगते हैं। इन्हीं बादलों से फिर ये बारिश होती है। इसे क्लाउड सीडिंग भी कहा जाता है। तो जिस तरह के हालात इस वक्त दिल्ली में बना हुए हैं, यहाँ पर दिल्ली NCR में हम देख रहे हैं 450 के पार वायु गुणवत्ता AQI लगातार बना हुआ है। ऐसे में इस पर भी विचार किया जा रहा है। IIT कानपुर ने पूरी एक स्टडी की है, एक पूरा प्लान पेश किया है कि दिल्ली में कृत्रिम बारिश, जिसे कि आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है, वो कराई जाए। और वहीं दिल्ली में इस बार प्रदूषण जो है वो संकट की एक बहुत बड़ी वजह है हवा में जहरीली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ती हुई मात्रा। ये जहरीली गैस जो है गाड़ियों, बसों, ट्रकों और पावर प्लांट से निकलने वाले धुएं की वजह से हवा में ज़्यादा फैलता है और फेफड़ों और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इसे बेहद घातक माना जाता है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। दिल्ली की हवा में जहरीली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस यानी NO2 की मात्रा पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले इस साल 60% ज्यादा पाई गई है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी ताजा रिपोर्ट में ये खुलासा किया है। CSE के मुताबिक
दिल्ली के ट्रैफिक हॉटस्पॉट्स पर NO2 की मात्रा शहर के दूसरे इलाकों के मुकाबले 3 से 4 गुनी ज्यादा पाई गई है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपनी जांच में पाया है कि दिल्ली के ITO ट्रैफिक इंटरसेक्शन पर सबसे ज्यादा जहरीली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा पाई गई है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल के कंबशन से जो धुआं निकलता है उसके जरिए हवा में पहुंचती है और इसलिए ITO ट्रैफिक इंटरसेक्शन, जहां पर हर रोज 24 घंटे में हजारों लाखों गाड़ियां गुजरती हैं, NO2 की जो संख्या है वो हवा में सबसे ज्यादा पाई गई है। दूसरे नंबर पर नेहरू नगर का इलाका है, जबकि तीसरे नंबर पर सिरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया है। जहां तक NCR रीजन का सवाल है, सबसे ज्यादा NO2 गाजियाबाद के संजय नगर और इंदिरापुरम इलाके में पाया गया है, जबकि नोएडा में सेक्टर 125 और सेक्टर 1 में सबसे ज्यादा NO2 जांच में पाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक NO2 का सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर पड़ता है और लोगों को आमतौर पर सर्दी, खांसी, छींकें, वीजिंग जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ता है। जैसे कि अस्थमा है वो इसमें ज्यादा ट्रिगर हो जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन को खास तौर पे ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उनके जो लंग्स हैं वो डेवलपिंग फेज में होते हैं, तो उनको भी एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है। जिस समय पोल्यूशन का स्तर ज्यादा है उस समय वो बाहर खेलने से बचें। जो पिछले 3-4 दिनों में जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है काफी इम्प्रूव हुआ है और दिल्ली की जनता को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि दिल्ली की जनता ने हमारी अपील को सुना और इन एक्टिविटीज पे अगर हमने बैन लगाया है तो उन सब नियमों को आप पालन किया जो नगर निगम ने लगाए हैं। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि हमारी एनफोर्समेंट टीम जो है चालान काटे, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। हम दिल्ली की जनता की सेहत की फिक्र है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी के मुताबिक 16 नवंबर तक दिल्ली में प्रदूषण वेरी पुअर से सीवियर कैटेगरी में रहने की आशंका है। जाहिर है आम लोगों को अगले 9 दिन बेहद सतर्क रहना होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। और वहीं प्रदूषण से हालात सिर्फ दिल्ली में ही खराब नहीं है। पंजाब से लेकर पाकिस्तान और बंगाल की खाड़ी तक धुंध की चादर साफ तौर पर देखी जा सकती है। मुंबई में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर लगातार ऊपर जा रहा है। अमेरिका की स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिससे पता चलता है कि दिल्ली से लेकर पाकिस्तान और बंगाल की खाड़ी में कितना ज्यादा प्रदूषण है। तो यहाँ पर कोई ना कोई हल खोजने की जरूरत है और ऐसा जिसका कि दीर्घकालिक असर भी हो। अदालतें और सरकारें इको फ्रेंडली ग्रीन पटाखों को बढ़ावा देती हैं, लेकिन एक स्टडी में ये पाया गया है कि करीब 63% ग्रीन पटाखों के सैंपल टेस्टिंग में बेरियम समेत कुछ अन्य खतरनाक रासायनिक तत्व भी पाए गए हैं, जो कि मानव के स्वास्थ्य, एक ह्यूमन हेल्थ के लिए बेहद हानिकारक हैं। विक्रेता और ग्राहक दिवाली के जश्न के सामने इस स्टडी से बेपरवाह है, पर स्टडी करने वाली संस्था तुरंत इन पटाखों को बाजार से हटाने की मांग कर रही है। ये हैं इको फ्रेंडली ग्रीन पटाखे। CSIR नीरी के सरकारी हरे लोगों के साथ मुंबई के बाजारों में बिक रहे हैं। दावा है कि ये पटाखे प्रदूषण कम फैलाते हैं, पर गैर सरकारी संगठन आवास फाउंडेशन की 5 साल तक की लंबी स्टडी में पाया गया है कि इनमें बैरियम समेत कुछ अन्य खतरनाक रासायनिक तत्व पाए गए हैं, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हैं। 22 फायर क्रैकर्स बाजार से खरीदी करके उनको टेस्ट किए इन लैब कि उसके अंदर क्या है, और हमको 22 क्रैकर्स में से ये मालूम पड़ा कि 14 क्रैकर्स में बेरियम है, जो कि सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर इन 2018 में बैन की है ये केमिकल को। हमने 2018 से लेके आज तक 2018, 20, 21, 22 दिस इज़ द 5th ईयर हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, और हमको हर साल यही पता चला है कि ये बेरियम और दूसरे बैंड केमिकल्स ये क्रैकर्स में हैं। तो ये पॉइजनस क्रैकर्स हम के बच्चों के हाथ में क्यों दे रहे हैं? तो ये तुरंत उनको कॉन्फिस्केट करना चाहिए, बिकॉज आप ये नहीं कह सकते कि क्रैकर्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। बैरियम के पटाखों पर पूरे देश में प्रतिबंध है। पारंपरिक पटाखों में पाए जाने वाला हरा रंग बैरियम कंपाउंड की वजह से होता है, लेकिन ग्रीन पटाखों में ये नहीं होता। पारंपरिक पटाखों में पाया जाने वाला धातु ऑक्साइड बैरियम हवा, ध्वनि प्रदूषण के साथ ही आंख, नाक, गले, त्वचा, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। ग्रीन पटाखों पर बड़े सर्वे का नतीजा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तक खत के जरिए भेजा तो गया, पर सीएम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रीन पटाखों को बढ़ावा देते दिखे।
एनडीटीवी मुंबई के बड़े पटाखा बाजारों में क्रॉफर्ड मार्केट पहुंचा। दुकानों में खचाखच भीड़ दिखी। करीब 40 सालों से पटाखों के बड़े डीलर मिनेश एन मेहता मिले। कहते हैं कि अब ग्रीन पटाखे ही बेचते हैं, लेकिन इसमें मिले हुए केमिकल पदार्थों के बारे में इन्हें जानकारी नहीं। पटाखों पर बने QR कोड भी फर्जी निकले। We are welcoming this verdict whatever Supreme Court has given के ग्रीन करो, तो ग्रीन कर दिया। अभी मैन्युफैक्चर उसके लिए टाइम लगा, 2-3 साल से R&D चल रहा है। अभी इस साल तो सारा हो गया, सब ग्रीन पटाखे ही आ गए मार्केट। जो ग्रीन पटाखे उसको लेकर एक स्टडी हुई है आवाज फाउंडेशन की, जिसमें कहा जा रहा था कि उन्होंने जब 22 सैंपल लिए, उसमें से 14 सैंपल में हार्मफुल केमिकल्स निकले हैं, बेरियम, और बाकी दूसरे ऐसे केमिकल्स निकले हैं, एल्युमिनियम वगैरह भी निकले हैं। क्या इसमें वो कंपोनेंट्स हैं? नो कमेंट्स। ये जो सर QR कोड है उसके बारे में कहा जाता है कि स्कैन करके हम देख सकते हैं कि क्या कंपोनेंट्स हैं। तो मैं एक बार कोशिश करूंगी स्कैन करने का। इसमें ये स्कैन नहीं हो पा रहा है एक्चुअली, ये QR कोड शायद काम नहीं कर रहा है। मे भी वो कंपनी वाले को मालूम, मगर क्या हाँ, है ठीक, कि यहाँ लोगों को एक ही है हाँ। कि होलसेल रेट में सबको पटाखा चाहिए। ज्यादातर ग्राहकों को ग्रीन पटाखों के बारे में जानकारी नहीं थी। जिन्हें पता था उन्हें नई स्टडी को लेकर कोई परवाह नहीं। पूछते हैं कि दिवाली पर्व के समय ही प्रदूषण की चर्चा क्यों होती है। अब क्या करेंगे, कुछ हमारे त्योहार की कुछ मान्यताएं भी हैं, कुछ बच्चों की जिदें भी हैं, उनको देखते हुए जितना कम हो सके उतना कम कर रहे हैं। दिवाली ये लगनी भी चाहिए, ज्यादा मत करो, थोड़ा सा बच्चों के लिए, दिवाली के लिए थोड़ा सा करो। ग्रीन क्रैकर्स के बारे में आपको पता है क्या होता है? त्योहार है अपना, सेलिब्रेट तो करना जरूरी है। हर बार तो ये पोल्यूशन का रीजन रहता ही है। ग्रीन क्रैकर्स आपको पता है, आपकी जानकारी थी इको फ्रेंडली क्रैकर्स होते हैं? नहीं। मुंबई के 78% परिवार एक सर्वे में प्रदूषण से बीमार बताए गए हैं। अब तक शहर के प्रदूषण लोड में 70% धूल मिट्टी की हिस्सेदारी कही गई थी। अब ऐसे बैरियम और प्रतिबंधित रसायनों के इस्तेमाल वाले पटाखे मुंबई का हाल किस कदर और बिगाड़ेंगे, अंदाजा लगाया जा सकता है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। तो इजराइल और हमास जंग की बात करते हैं। एक तरफ वहां जंग जारी है, वहीं इजराइल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर की मांग है कि 1 लाख भारतीय कामगार वहां पर पहले काम कर रहे फिलिस्तीनियों की जगह लें। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच इस बारे में बातचीत अभी बेहद प्रारंभिक स्तर पर ही है, कोई फैसला नहीं हुआ है। आइए देखते हैं हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा की रिपोर्ट। इजराइल हमास युद्ध का एक अहम पहलू ये भी है कि वहां के निर्माण क्षेत्र पर संकट दिख रहा है, क्योंकि करीब 90,000 फिलिस्तीनियों को इजराइल से निकाल दिया गया है। अब वहां के कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने सरकार के सामने मांग रखी है कि उनके बदले 1 लाख भारतीय कामगारों को इजराइल में काम करने के लिए बुलाया जाए। इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। युद्ध चल रहा है और सरकार बड़ी संख्या में भारतीयों को विशेष विमानों के जरिए इजराइल से निकाल चुकी है। इजराइल पर कई दिशाओं से हमले हो रहे हैं। युद्ध के पूरे क्षेत्र में फैलने का खतरा बड़ा हो रहा है। ऐसे में क्या कामगारों को इजराइल भेजना ठीक होगा? युद्ध के पहले तक इजराइल में करीब 18,000 भारतीय काम कर रहे थे। इनमें से 14,000 वहां उम्रदराज मरीजों की देखभाल करने वाले हैं। इसी साल मई में जब इजराइल के विदेश मंत्री एलाई कोहेन भारत आए तो दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ कि 42,000 भारतीयों को वहां जाकर काम करने की इजाजत होगी। इनमें से 34,000 कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में और 8,000 नर्सिंग क्षेत्र के लिए थे। असल में कामगार वहां पर जाना चाहते हैं क्योंकि वहां काम करने का हालात और वेतन अच्छे हैं। मरीजों की देखभाल करने वालों को करीब 1,25,000 महीने वेतन मिलता है। खाना, रहना, सेहत संबंधी सुविधाएं मुफ्त हैं। ड्यूटी से ज्यादा काम करने पर अतिरिक्त पैसे दिए जाते हैं। शुक्रवार दोपहर से शनिवार दोपहर तक चाहें तो काम ना करें। 4 साल का वीजा मिलता है जो आसानी से रिन्यू हो जाता है। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में 2.5 लाख तक वेतन मिल सकता है। अब ये सरकार और खुद कामगारों को सोचना होगा कि इस वक्त ऐसे माहौल में वो काम के लिए इजराइल जाना चाहेंगे या नहीं। दिल्ली से कादम्बनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।